दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं नक्शे की मदद से आपको भारत के लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपको याद होगा कि आखिरी वीडियो के अंदर मैंने आपको भारत के उद्योगों के बारे में बताया था कि भारत के उद्योगों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, किस किस प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे कि कच्चे माल के आधार पे होते हैं, कुछ होते हैं खनिज के आधार पे, कुछ कृषि के आधार पे, कुछ भारी कुछ हल्के। तो आज मैं आपको स्पेशली लौह इस्पात उद्योगों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। अब आधारभूत उद्योग वो होते हैं जिस पे सारे के सारे उद्योग निर्भर करते हैं। जैसे कि लोहा है तो लोहे से अगर गाड़ी बनानी है या फिर कोई और इक्विपमेंट बनाना है तो लोहे की जरूरत पड़ेगी, मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इस पर बाकी उद्योग निर्भर करते हैं, तो ये एक आधारभूत उद्योग हो जाता है। इसी तरीके से ये एक भारी उद्योग भी है, क्योंकि आपको पता है कि इसका कच्चा माल जो है वो बहुत भारी होता है। लोहा जो है वो बहुत भारी होता है। अच्छा, लोहा मिलता कहाँ से है? वो एक खनिजों से मिलता है, तो ये एक खनिज आधारित उद्योग है। अब एक बात समझो कि एक भारी कच्चा माल पैदा करता है, खनिज से प्राप्त होता है, तो इसका परिवहन तो ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जब परिवहन नहीं किया जा सकता है तो ऐसे उद्योगों की स्थापना कहाँ की जाएगी? वहीं की जाएगी जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता सबसे ज़्यादा हो, जहां पे लोहे की उपलब्धता सबसे ज़्यादा हो। इसीलिए आपको जो लौह इस्पात उद्योग है वो वहीं देखने को मिलेंगे जहां लोहा ज्यादा हो। अब लोहा कहाँ ज्यादा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा पूरा ईस्ट देख लो। थोड़ा बहुत साउथ में भी मिलेगा, लाइक कर्नाटक में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तमिलनाडु के अंदर है, इधर आंध्र प्रदेश के अंदर भी है। तो इस तरीके से यहीं पे आपको ज्यादातर लौह इस्पात उद्योग देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं उद्योगों में से सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के सबसे पुराने लौह इस्पात संयंत्र की, जो कि है टिस्को, टाटा स्टील लिमिटेड। आपको पता है कि जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? साल 1907 में की थी। और इसी की स्थापना के साथ भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो गई थी, मतलब उद्योगों की शुरुआत हो गई थी। कहाँ स्थापना हुई थी? जमशेदपुर में हुई थी, झारखंड के अंदर जमशेदपुर। इसके पास एक नदी भी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि जो टिस्को प्लांट है, टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर का, वो कौन सी नदी के पास है? तो आप लिखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। इसका जो नज़दीकी बंदरगाह है वो कौन सा है? आपको पता है झारखंड के जस्ट पास में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में है कोलकाता बंदरगाह। तो सबसे नज़दीकी बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। तो अगर कोई व्यापार होगा तो कोलकाता बंदरगाह से ही होगा इसका, मतलब जो बाहर जाएगा लोहा। नज़दीकी रेल मार्ग कौन सा है इसका? मुंबई टू कोलकाता, मुंबई टू कोलकाता। तो इसका मतलब रेल मार्ग से अगर व्यापार करना होगा तो मुंबई टू कोलकाता रेल मार्ग से व्यापार होगा। तो सबसे पुराना है, 1907 में स्थापना हुई है, जमशेदपुर के अंदर है, झारखंड के अंदर। तो पहला याद हो गया। दूसरा है आपका इसको। इसको बोले तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम याद रख लो, इसको। इसकी स्थापना जो थी वो 1918 में हुई थी। और ये जो है इसके 3 प्लांट हैं। इसका जो सबसे पुराना प्लांट है वो बर्धमान जिले के अंदर है, जो पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर के अंदर, बर्नपुर के अंदर, याद रखना। इसके अलावा इसको के 2 और प्लांट हैं, एक है हीरापुर प्लांट और एक है कुल्टी प्लांट। अब सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी तीनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। तो पश्चिम बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। इसका जो नजदीकी बंदरगाह है वो कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह ही है, आपको पता है, क्योंकि कोलकाता सबसे नजदीक है इसके। जो नजदीकी रेल मार्ग है वो कौन सा है? आसनसोल टू कोलकाता, आसनसोल टू कोलकाता। तो यानी कि रेल मार्ग के द्वारा जो व्यापार होगा वो इसी रेल मार्ग के द्वारा होगा। तो इसको हो जाता है, इससे पहले टिस्को हो जाता है। अब हम चलते हैं VISL। VISL बोले तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। ये थोड़ा ऐश्वर्या से मिलता जुलता है, लेकिन ये विश्वेश्वरैया है, इसको आप याद रख सकते हो। इसकी जो स्थापना है वो 18 जनवरी 1923 को हुई थी, मैसूर आयरन वर्क्स के नाम से। मतलब पहले इसका नाम क्या था? मैसूर आयरन वर्क्स। लेकिन 16 फरवरी 1976 को इसका नाम बदल दिया गया और विश्वेश्वरैया कर दिया गया था। याद रखना कि ये कौन से स्थान पे बसा हुआ है? भद्रावती। भद्रावती कहाँ पे है? कर्नाटक, बेंगलोर से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलोर के उत्तर पश्चिम में 260 किलोमीटर की दूरी पर है भद्रावती। इस जगह का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है भद्रावती नदी। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि ये कहाँ पे है? भद्रावती नदी के पास है। इसका जो सबसे नजदीकी रेल मार्ग है वो कौन सा है? शिवमोगा तुमकुरू, शिवमोगा तुमकुरू। ये बात याद रखना। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पे कोयला नहीं है। आपको पता है कि लौह संयंत्र के लिए कोयले की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कोयले से नहीं चलता है, ये विद्युत से चलता है। और इसके लिए विद्युत कहाँ से पैदा होती है? जल विद्युत। याद रखना, जल विद्युत से ये चलता है।
इससे पहले यहाँ पे बहुत से जंगल भी हुआ करते थे। उन जंगलों की लकड़ियों से कोयला बनाया जाता था और उससे ये चलता था, लेकिन बाद में जल विद्युत की मदद से इसको चलाया जाने लगा। तो याद रखना, बहुत ही खास लौह इस्पात संयंत्र है विश्वेश्वरैया, बहुत ही जरूरी है याद रखना, सवाल बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के 4 लौह इस्पात संयंत्र हैं जो भारत में बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। सबसे पहले आता है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, जो कि ओडिशा के अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है। और आखिर में आता है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, जो कि झारखंड के अंदर मौजूद है। अब देखो, इन चारों को एक साथ इसलिए आप याद रख सकते हो कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से ये संबंधित है, इन्हीं के हैं ये। अगर आप भिलाई की बात करोगे तो सोवियत संघ की मदद से इसको स्थापित किया गया था, सोवियत संघ की मदद से, ये जरूरी है याद रखना। मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय रेलवे है उसके लिए 260 मीटर लंबी पटरियां जो है ये यही बनाता है, भिलाई संयंत्र ही बनाता है। और विश्व स्तर पर भी बहुत से देश ऐसे हैं जिनके लिए पटरियां बनाता है, उनका आपूर्ति करता है। तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन रेलवे के लिए, तो इसको तो जरूर याद रखना। इसकी स्थापना जो है वो 2 फरवरी 1955 को हुई थी। बात करें राउरकेला की, तो ओडिशा के अंदर ये मौजूद है और जर्मनी के संयोग से इसको स्थापित किया गया था। 3 फरवरी 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना 3 फरवरी 1959 को। अगर दुर्गापुर वाले की बात करोगे तो ग्रेट ब्रिटेन के संयोग से इसको स्थापित किया गया था और 1959 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है, साथ साथ याद रख लो, राउरकेला और दुर्गापुर की स्थापना लगभग एक साथ ही हुई थी। मजे की बात यह है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, इन तीनों की स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। आपको याद होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी भारत के अंदर, तो उस समय पे कई सारी योजनाएं आई थी और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इन तीनों की स्थापना की गई थी। जब आप बोकारो की बात करोगे, जो झारखंड के अंदर मौजूद है, इसकी स्थापना सोवियत संघ के संयोग से की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1964 को। अब याद रखो, 29 जनवरी 1964 को हुई है तो 5 साल बीत गए हैं, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो ऊपर वाले 3 जो है वो द्वितीय के तहत आए थे और बोकारो वाला जो है वो तृतीय के तहत आया था। तो याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो ये 4 हो जाते हैं जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से संबंधित हैं। अब साउथ साइड के अंदर आपके 3 लौह इस्पात संयंत्र बचते हैं। सबसे पहले आता है सैलम लौह इस्पात संयंत्र, जो कि तमिलनाडु के अंदर सैलम जिले के अंदर मौजूद है। इसकी जो स्थापना है वो 13 सितंबर 1981 को हुई थी, याद रखना 13 सितंबर 1981 को। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र, जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर है और इसकी स्थापना 1971 के अंदर हुई थी। और आखिर में आता है आपका विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र, जो कि कर्नाटक के अंदर है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो इन तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। तो आप अगर गिनती करोगे तो टिस्को, इसको, VISL, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सैलम, विशाखापट्टनम और विजयनगर, सबको मिला के 10 इंपॉर्टेंट लौह इस्पात संयंत्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर और लौह इस्पात ये संयंत्र नहीं है, छोटे छोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 10 तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनसे सवाल तो बनता ही बनता है। तो इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। कौन कौन से हैं? टिस्को, इसको, VISL, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सैलम, विशाखापट्टनम और विजयनगर। अब इनके बारे में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं, इनकी स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। स्थिति यह है कि इन 10 को आप 4 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हो, 4 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हो। जो 5 ऐसे लौह इस्पात संयंत्र हैं, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, हीरापुर और कुल्टी, ये सारे लौह इस्पात संयंत्र जो हैं वो कोयला क्षेत्र के निकट हैं। आप जरा सोच के देखो कि जहां पे बोकारो है, बर्नपुर बोले तो वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर भी पश्चिम बंगाल, हीरापुर भी पश्चिम बंगाल, तो इन सभी जगहों पे कोयले की अधिकता बहुत ज़्यादा है। तो ये कोयला क्षेत्र के निकट मौजूद हैं, तो कोयले से इनकी आपूर्ति की जा सकती है। अच्छा, जो राउरकेला, भिलाई और भद्रावती हैं, ये तीनों के तीनों लौह अयस्क क्षेत्र के निकट है, लौह अयस्क क्षेत्र के, याद रखना। यानी कि इस एरिया के अंदर बहुत सी चट्टानें पाई जाती हैं जो लौह अयस्क से भरी पड़ी हैं, बहुत सी खदानें पाई जाती हैं, तो वहाँ से लौह अयस्क आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
फिर उसको पिघलाया जा सकता है और उससे लोहा निकाला जा सकता है। तो लो अयस्क क्षेत्र के निकट 3 इस्पात संयंत्र है, राउरकेला, भिलाई और भद्रावती। और कोयला क्षेत्र के निकट कौन कौन से हैं? बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, हीरापुर और कुल्टी। अच्छा, जमशेदपुर लो इस्पात संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है, इकलौता ऐसा संयंत्र है जहां पे कोयला क्षेत्र भी मौजूद है और लो अयस्क क्षेत्र भी मौजूद है। मतलब ये झारखंड के अंदर मौजूद है। यहाँ पे कोयले की अधिकता भी बहुत ज़्यादा है और लो अयस्क की अधिकता भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही सही जगह पे स्थापित किया गया है जमशेदपुर। मानना पड़ेगा जमशेदजी टाटा ने बहुत सही जगह पे इसकी स्थापना की थी। और आखिर में पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा लो अयस्क इस्पात संयंत्र तटवर्ती है? तटवर्ती कौन सा है? विशाखापट्टनम वाला है, क्योंकि आपको पता है कि विशाखापट्टनम के पास में समुद्र है। तो तटवर्ती लो इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? विशाखापट्टनम के अंदर। तो इस तरीके से 4 तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो। एक वो जो कोयला क्षेत्र के निकट है, एक वो जो लो अयस्क क्षेत्र के निकट है, एक वो जो कोयला और लो अयस्क क्षेत्र दोनों के निकट है, और एक वो जो तटवर्ती। अब आखिर में आपको एक चीज याद रखनी है कि भारत के लो इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका जवाब है सेल, SAIL, बोले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लो इस्पात संयंत्र हैं तो इसका प्रबंधन देखना जरूरी है। तो ये एक सरकारी संस्था है जो इसे देखती है, SAIL। इससे सवाल बन सकता है, तो जरूर याद रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में बात करेंगे कि एल्यूमिनियम के संयंत्र कहाँ लगे हुए हैं। इसी तरीके से और भी उद्योगों की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।